हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे, मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हम कवर करेंगे दैट इज बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, इसके अंदर हम कवर करेंगे बैटल ऑफ प्लासे। देन उसके बाद हम कवर करेंगे बैटल ऑफ बुक्सर एंड देन उसके बाद क्लाइव ड्यूअल पॉलिसी। तो क्लाइव ड्यूअल पॉलिसी के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्लाइव ड्यूअल पॉलिसी क्या थी, हम उस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। ओके, सो सबसे पहले हम प्रीफेस की बात करते हैं कि ये मतलब कंटेक्स्ट क्या है और हम ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो जो बंगाल को लेना वॉज नॉट अ सडन डिसीजन। ऐसा नहीं था कि बंगाल को हासिल करना एक सडन डिसीजन था, नहीं। ये एक इसके वेल डिफाइंड स्टेजेस हैं। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश ने बंगाल को हथियाया था या फिर उसको जो कैप्चर किया था, वो एक स्टेजेस में चीजें हुई थी। एंड स्टार्टिंग यहाँ से हमें यहाँ पे बंगाल से देखने को क्या मिला, जो कंपनी ट्रेड के लिए आई थी, धीरे धीरे उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस होने लगा। ठीक है, एंड बेसिकली उन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीती जो कि की बैटल्स थी, उनको जीता। एंड धीरे धीरे उन्होंने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आए। तो बंगाल जो था वो उनका पहला प्रोविंस बना जहां पे ब्रिटिश कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया देखने को मिलता है। तो ये हमारे प्रीफेस की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं फेजेस की। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले भी कवर कर रखा है, तो अब हम फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल फेज। तो जो बिफोर 1757, तो जो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ ट्रेडर्स की तरह थे। ठीक है, उसके पहले उन्होंने उससे पहले उन्होंने लाइक उससे पहले उन्होंने लाइक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, देयर इज सम एरर। ओके, तो उससे पहले वो ट्रेड मतलब जब तक 1757 तक वो ट्रेडर्स की तरह उन्होंने काम किया। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन फेज। तो उसके बाद फेज 2 में हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तो हमें फेज 2 उनका आता है पॉलिटिकल इंटरवेंशन का। पॉलिटिकल इंटरवेंशन, अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंटरवेंशन में, तो ये हमारा बैटल ऑफ प्लासे के बाद, जो 1757 में जो हमारा बैटल ऑफ प्लासे हुआ था, उसके बाद उनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन देखने को हमें मिला। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की। तो अब उसके बाद जो उनकी पॉलिटिकल डिसीजन थे वो स्ट्रांग होने लगे आफ्टर बैटल ऑफ बुक्सर, जो कि हमारा 1764 के अराउंड हुआ था। एंड उसके बाद हमें डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो कि क्लाइव डुअल पॉलिसी थे। डोंट वरी, मैं इन सब के बारे में आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू फेजेस, आउटलाइन ऑफ इट, कि हमें इसके अंदर देखना है। देन उसके बाद फिफ्थ चीज होती है कि फिर हमें डायरेक्ट ब्रिटिश रूल फेज मिलता है। डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ जाता है आफ्टर 1772। तो हमें 1772 के बाद ब्रिटिश रूल देखने को मिलता है। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल फेज की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज कमर्शियल फेज। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल क्यों आए थे, मेनली फॉर द ट्रेड वाज द रीजन। देन उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश की, उन्होंने कलकत्ता, हुगली एंड कासिम बाजार में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। और उनको कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस भी मिले फ्रॉम द मुगल रूलर्स, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड अवॉइडेड ओपन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो तब तक 1757 से पहले उन्होंने किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं किया। उनका मेन फोकस सिर्फ ट्रेड ही था। ठीक है, लेकिन ट्रेड था विदाउट पॉलिटिकल पावर। ठीक है,
नाउ अगर हम फेज 2 के बारे में बात करते हैं, तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सब डिस्प्यूट्स होते हैं उनके, ठीक है। एंड उसमें से जो मेन हमारा बैटल था, दैट इज बैटल ऑफ प्लासे, जो कि एक टर्निंग पॉइंट बना। एंड उन्होंने जैसे मीर जाफर को, जो उनका पपेट था, मतलब आप उन्हें पपेट नवाब बोल सकते हैं, और उनको इंस्टॉल किया वहां पे। तो मतलब वो पॉलिटिकल लेवल पे भी उन लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एंड बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस, यहां से उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस देखने को मिला। डोंट वरी, अभी मैं बैटल ऑफ प्लासे एकदम डिटेल में समझाने वाली हूँ, जस्ट की वर्ड याद रखिए, बैटल ऑफ प्लासे, ओके। देन आफ्टर दैट पॉलिटिकल सुप्रीमेसी फेज। अब बैटल ऑफ बुक्सर के बाद, बैटल ऑफ बुक्सर और जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया, तो जो कंपनी है उसको दीवानी राइट्स मिल जाती है, ठीक है। एंड जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी बन जाते हैं बंगाल में। डोंट वरी, बैटल ऑफ बुक्सर भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। नाउ उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, डुअल गवर्नमेंट फेज, दैट इज क्लाइव डुअल पॉलिसी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइव डुअल पॉलिसी। तो इसको हम क्लाइव डुअल पॉलिसी भी बोलते हैं। एंड अगर हम इसको बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो दीवानी जो थी, जो रेवेन्यू था, वो कंपनी के अंडर होगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नवाब के अंडर होगा। मतलब देख रहे हैं, जो खर्चा, जो रेवेन्यू की चीजें हैं वो कंपनी संभालेगी, पैसे की चीजें कंपनी संभाल रही है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, तो वो नवाब करेंगे। तो यहाँ पे ये रॉबर्ट क्लाइव एक ड्यूअल पॉलिसी लेकर आए थे। लेकिन डेफिनेटली चीजें ऐसे नहीं चलती हैं, और कुछ समय के बाद जो ड्यूअल पॉलिसी थी वो भी फॉल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको पावर तो मिला बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पावर तो मिली, लेकिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो जो कि एक बड़ा रीजन था क्लाइव डुअल पॉलिसी के फेल होने का। नाउ अब हम बात करते हैं उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल फेज आ जाता है आफ्टर 1772। तो जो वैरन हेस्टिंग थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैरन हेस्टिंग डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश करते हैं, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना शुरू किया। एंड कंपनी ऑफिशियल जो थे वो रेवेन्यू एंड जस्टिस दोनों को मैनेज करने लगे, ठीक है। तो ये अभी हम करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ प्लासे की और बैटल ऑफ बक्सर की, कि ये थे क्या। अगर हम बैटल ऑफ प्लासे के बारे में बात करते हैं, तो ये 1757 में लड़ी गई थी, ठीक है। और मैं अगर इसके बारे में बात करूं, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइक टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन थी, तो ये उनको कहां से मिला था। एक्चुअली हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, लेट्स गो इन बैक इन पास्ट। तो इन 1717 कंपनी को रॉयल फरमान मिला था, ठीक है। रॉयल फरमान मिला था बाई फारूक सियार, फारूक सियार की वजह से उन्हें एक रॉयल फरमान मिला था कि वो टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन थी। मतलब अगर वो बंगाल में आते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब चीजों के लिए, आवाजाही के लिए उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन थी उन्हें, ठीक है। लेकिन कंपनी के ऑफिशियल्स इसका टोटली मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। इस रॉयल फरमान का वो टोटली मिसयूज कर रहे थे। एंड जब कंपनी, जब यहाँ पे लाइक सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला जब नवाब बनते हैं, मतलब जब वहां पे आते हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, आप टैक्स फ्री इधर उधर जा रहे हो, लाइक विदाउट एनी पेइंग एनी टैक्सेस, आप मतलब कंपनी मजे कर रही है। तो सिराजुद्दौला को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एंड सिराजुद्दौला को ये भी चीजें पसंद नहीं आ रही थी कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था, ठीक है, उनकी जो मतलब जो कोलकाता में जो उनकी फोर्ट विलियम थी, उसका फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे
फोर्टिफिकेशन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो नवाब की परमिशन के बिना वो कर रहे थे। तो अब सिराजुद्दौला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एंड फिर उसके बाद मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना, उन दोनों के बीच में एक खिंचाव तो था ही बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला, एक फ्रिक्शन था, ठीक है। अब जो ब्रिटिश थे वो नवाब के दुश्मनों को सपोर्ट करती थी, ठीक है, एंड नवाब ने ब्रिटिश को कलकत्ता से निकाल दिया। अब एक वो आता है, एक सिनेरियो आता है कि नवाब ने ब्रिटिश को कलकत्ता से निकाल दिया 1756 में, जब ब्रिटिश ने इसका बदला लेने के लिए युद्ध किया, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। अब बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला पूरी तरीके से रेडी होते हैं, लेकिन जो सिराजुद्दौला के साथ जो मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये लोग सारे गद्दार हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो आर्मी को अलग लेके मतलब अलग कर देते हैं, और सिराजुद्दौला को धोखा मिलता है भाई मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, यहाँ पे गद्दारी देखने को मिलती है, बिट्रेयल बाय दी मीर जाफर। सो जो मीर जाफर होता है वो बिट्रे कर देता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं, अगर हम बात करें, मीर जाफर बिट्रेयल करते हैं, मीर जाफर, जगत सेठ एंड राय दुर्लभ, ये आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और फाइनली अगर ये चीजें नहीं होंगी तो डेफिनेटली क्या हुआ, ब्रिटिश को विक्ट्री मिलती है बैटल ऑफ प्लासी में, और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। वही तो मीर जाफर चाहता था, सो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता था। तो अब यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश का पॉलिटिकल रूल, तो बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश का पॉलिटिकल रूल शुरू हो जाता है इंडिया में। तो दैट्स अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में था। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, तो नाउ अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की। जो बैटल ऑफ बक्सर है वो 1764 में लड़ी जाती है। एंड अब क्या होता है कि अब मीर जाफर को भी ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी, तो मीर जाफर को हटा के मीर काजिम को नवाब बनाया जाता है, ठीक है, मीर काजिम को नवाब बनाया जाता है। अब जो मीर काजिम होते हैं उनको भी जो ये सारी प्रिविलेजेस उनको दिए गए थे, जो ट्रेड फ्री वाला जो चीज था, वो मीर काजिम को भी पसंद नहीं आता है, एंड वो भी खत्म करवाना चाहते थे। तो वो मीर काजिम भी उस प्रिविलेजेस को खत्म करना चाहते हैं, इनफैक्ट उन्होंने वो भी दे दिया था। तो मीर काजिम भी जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे उनको खत्म करना चाहते थे। तो अब जब मीर काजिम एक्टिव होने लगे तो क्या किया गया, मीर काजिम को हटा दिया गया और मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। तो ये सब पपेट्स थे, ठीक है, उनको फिर मीर जाफर को गद्दी पे लाया जाता है। एंड फिर उसके बाद मीर काजिम को डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वो ब्रिटिश के खिलाफ अलायंस बनाता है। लेकिन किसके साथ, मीर काजिम, ठीक है, मीर काजिम वो अलायंस बनाते हैं सुजा-उद-दौला एंड वो बनाते हैं शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू। तो सुजा-उद-दौला जो थे, मीर काजिम नवाब, सुजा-उद-दौला जो थे वो नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, ठीक है, शाह आलम टू। एंड देन ये तीनों मिलके ब्रिटिशर से लड़ते हैं एट बक्सर, जो कि बैटल ऑफ बक्सर से जाना जाता है। लेकिन वहां पे इन सबको हार मिलती है। एंड यहाँ पे लीडरशिप अगर हम देखा जाए ब्रिटिश में, तो हेक्टर मुनरो थे उस समय, ठीक है, हेक्टर मुनरो के साथ ही लड़ाई जीती गई। तो इसका जो अंतिम जो हुआ, जो लड़ाई का जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया एंड यस, सो हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलती है इसके अंदर। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया हुआ। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हमें देखने को मिलता है इन इंडिया। तो अब अगर हम क्लाइव ड्यूल, अब यहाँ पे
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ कि क्लाइव डुअल पॉलिसी, क्लाइव ने डुअल पॉलिसी लेकर आते हैं कि भाई दीवानी तो जो रेवेन्यूज है वो ब्रिटिश को मिलेगा, वो ब्रिटिश संभालेगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो नवाब संभालेंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये सिस्टम भी करप्ट था, इसमें बहुत करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला, एंड लेटर ऑन बंगाल फैमिन 1717 में अकर होती है। तब हमें पता चलता है कि ये सिस्टम बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, स्पेशली फॉर द रूरल पीपल और द पीपल ऑफ बंगाल। तो ये बिल्कुल भी उनके लिए फायदेमंद नहीं था, एंड डेफिनेटली जब वैरन हेस्टिंग आते हैं तो इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्लाइव डुअल पॉलिसी है। एंड अगर हम इवैल्यूएशन या कंक्लूजन की बात करते हैं तो द फेज ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल clearly shows the gradual transformation of the British East India Company from a trading body। तो वो पहले ट्रेडिंग बॉडी थे, अब वो क्या हो गए, रूलिंग पावर बन गए हैं। एंड दीज फेजेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कॉलोनियल रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप ये कैसे आए इंडिया में, इनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन कैसे हुआ, वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल था। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड यू कैन लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।